साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद एवं मगध राज्य। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, अभी तक जिन्होंने भी अभी हमारे सोशल मीडिया साइट से नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से वो टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपना समस्या बता सकते हैं। 12 घंटे के अंदर आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 16 महाजनपद। ये महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेता है कि इसकी राजधानी कहां पे है। तो हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद और उसकी राजधानी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य। तो देखिएगा, पहला है 16 महाजनपदों में पहला जनपद है काशी, जिसको बनारस कहते हैं। इसकी राजधानी कहां है? वाराणसी है। ठीक। दूसरा है कोसल। कोसल कहां है? अयोध्या में। तब उसकी राजधानी कहां थी? श्रावस्ती में। तीसरा है अंग, जो पूर्वी बिहार का हिस्सा था, अब कहां, उसका राजधानी कहां है? चंपा। चौथा है मगध, जो दक्षिणी बिहार का हिस्सा था। ये दो भागों में मगध, जो दक्षिणी बिहार का हिस्सा था, पहले इसकी राजधानी थी राजगृह, लेकिन बाद में इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। कौन किया, किसने किया, ये सब हम लोग जानेंगे, लेकिन केवल अभी इतना ही जान लें कि इसकी राजधानी कहां पे थी। बज्जी देख लीजिएगा, ये उत्तरी बिहार का हिस्सा था। 8 छोटे साम्राज्यों का एक संघ था, बाद में इसको मगध में ही मिला दिया गया। चेदी देख लीजिएगा, यमुना और नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था वो चेदी कहलाता था और उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। मल्ल, जो अभी कुशीनगर है, उसकी राजधानी कुशीनारा या पावा कहा जाता था, जहां बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। जिसको बुद्ध जी की मृत्यु को क्या कहा जाता है, कमेंट करके आप बताइए। 8वां देख लीजिएगा कुरु, थानेश्वर, मेरठ और दिल्ली, और उसकी राजधानी कहां पे है? इंद्रप्रस्थ। वहीं देख लीजिएगा 9वां महाजनपद कौन सा है? वत्स, जो अभी कहां, इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, उसकी राजधानी कहां पे है? कौशाम्बी। और 10वां है पांचाल, जो कि यूपी का ही क्षेत्र था। इसको दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल का राजधानी छत्रवती था और दक्षिणी पांचाल का राजधानी काम्पिल्य था। और 11वां महाजनपद में आता है मत्स्य, जो कि राजस्थान में है, और इसका राजधानी था उपप्लव। और 12वां है सूरसेन, जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वहां था ये सूरसेन, और इसकी राजधानी मथुरा ही थी। 13वां महाजनपद है अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे का जो क्षेत्र था वो था अस्मक, उसकी राजधानी थी पोटली, या फिर कहीं कहीं पे मिलता है पोटली और पटली करके, यहाँ पे पोटली या पोटल, ये दोनों नाम कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से यह है। और 14वां है अवंती, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। इसको भी दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती। ठीक है। और 15वां महाजनपद है गांधार, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये पड़ता था और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और वहीं देख लीजिएगा 16वां, जो कि कंपोज, उत्तर पूर्वी कश्मीर, जो ऊपर का क्षेत्र है, भारत के ऊपर का क्षेत्र, वहां पे पड़ता था कंपोज। उसकी राजधानी थी राजापुर, या उसी को कहते थे हाटक। अब आइएगा देख लेते हैं मगध राज्य। मगध राज्य देख लेते हैं, और उसमें भी जो शासक हुए हैं उन्होंने भी अपनी राजधानी इन्हीं में से अपनी राजधानी बनाई थी। इसीलिए पहले मैंने ये बता दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि यह क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है और कहाँ इसकी राजधानी है।
तो चलिए देख लेते हैं मगध राज्य। मगध राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध राज्य की स्थापना बृहदत्त ने किया था और अपनी राजधानी कहां बनाया था? गिरिब्रज, या इसी को क्या कहते हैं? राजगृह। स्थापना मगध राज्य की स्थापना, मगध राज्य की स्थापना, मगध राज्य की स्थापना बृहदत्त ने किया था। कौन? बृहद्रथ। और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह को बनाया था। राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज, गिरिब्रज या गिरिब्रज या ये राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राजगृह। अब आइए देख लेते हैं हर्यक वंश। हम लोग 3 वंश इसमें पढ़ेंगे, हर्यक वंश, नाग वंश और फिर नंद वंश। इन तीनों वंशों के बाद हम लोग सिकंदर को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था। आप तो ये बता दीजिए कि हर्यक वंश का समय कब से कब तक माना जाता है। तो देख लीजिएगा हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने इसकी स्थापना किया था। और कब से कब तक इसका समय माना जाता है? तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। कब से? 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व, सॉरी 412 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। कौन? बिंबिसार, बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार स्थापना बिंबिसार ने किया था। और इसके साथ साथ देख लेते हैं बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहां पे बनाया था। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी भी राजगृह को ही बनाया था। और ये कितने वर्ष तक शासन किया था? कमेंट करके आप बताइए कि ये कितने वर्ष तक शासन किया था। इसने अपनी राजधानी, इसने भी अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, राजगृह को बनाया था। और यह 52 वर्षों तक यह राज किया था। कब तक? 52 वर्षों तक यह 52 वर्षों तक राज्य किया था। और इसके साथ साथ देख लीजिएगा कि जब महात्मा बुद्ध की जब तबीयत खराब थी तो इसी ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके पास सेवा के लिए भेजा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए महात्मा बुद्ध के पास इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? राजवैद्य। इसका नाम राजवैद्य का सीधे सीधे नाम पूछ लेता है कि राजवैद्य, बिंबिसार का राजवैद्य का क्या नाम था। तो देखिएगा जीवक। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जब तबीयत खराब था तो इसने उनकी सेवा में भेजा था। और इसके साथ साथ देख लीजिएगा कि जब बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु, जो कि इसका बेटा था, इसी ने इसकी हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु पहले तो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह भी अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसकी हत्या किसने किया था? हत्या तो अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके अपने गद्दी पे बैठ गया था।
और ये फिर बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब हर्यक वंश के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, हर्यक वंश तो हम लोग पढ़ ही लिए। अब इसके साथ साथ नाग वंश देख लेते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन छूट गया कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप बताइए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। उदयन का बेटा जो मतलब पुत्र जो था नागदशक, वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयन भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग नाग वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, नाग वंश का समय कब से कब तक माना जाता है। तो वो 412 पे आके खत्म हुआ था। तो 412 से 344 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। कौन? नागवंश। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। नागवंश की स्थापना किसने किया था? नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाया था। आप ये कमेंट करके बताइए। संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग। तो देखिएगा, शिशुनाग ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली को अपनी राजधानी कर दिया था। कौन? ये इसने पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर वैशाली कर दिया था। वैशाली, पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर वैशाली कर दिया था। और इसके साथ साथ इसका अंतिम शासक भी देख लेते हैं कि नागवंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। कौन? नंदीवर्धन। अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं कि नंदवंश की स्थापना। नंदवंश को देख लेते हैं कि नंदवंश के बारे में क्या खास बात है, किसने स्थापना किया था, कौन इसका अंतिम शासक था, कब से कब तक इसका समय माना जाता है। तो देख लीजिएगा, नंदवंश का समय 344 पे आके नागवंश खत्म हुआ था। तो 344 से 324 या 23 तक इसका समय माना जाता है। किसका? नंदवंश का। नंदवंश 344 से 324 या 23 ईसा पूर्व। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। नंदवंश की स्थापना तो महापद्म नंद ने किया था। किसने? महापद्म नंद। और महापद्म नंद घना नंद का समकालीन था।
घनानंद का, सिकंदर का समकालीन था। अंतिम शासक घनानंद था, लेकिन महापद्मनंद सिकंदर का समकालीन था। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, घनानंद। और घनानंद सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि घनानंद किस शासक का समकालीन था, तो देख लीजिएगा सिकंदर का समकालीन था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, सिकंदर का समकालीन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं घनानंद को हरा करके किसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया था, ठीक है। तो इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना किया। अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। अब आइए इसी में है सिकंदर। सिकंदर को भी देख लेते हैं, क्योंकि सिकंदर से प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या प्रश्न पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, वो सब हम देख लेते हैं। सिकंदर से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर जन्म 356 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किसका गुरु, मतलब इसके गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु। इसके साथ साथ देख लेते हैं सिकंदर भारत विजय का अभियान कब चलाया था। आप कमेंट करके ये बताइए कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब चलाया था, क्योंकि कई जगह अलग अलग समय दिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में जो सही माना है, और जो एग्जाम में ये प्रश्न दे करके जो एग्जामिनर इसको सही मानता है वो सन हम लोग आज देखेंगे। तो आप ये कॉमेंट करके ये बताइए कि सिकंदर का भारत विजय अभियान कब शुरू हुआ था। इसके साथ साथ इसकी मृत्यु देख लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में हुई थी। 323 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, और इसने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में चलाया था। भारत विजय अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा गया है। 326 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व। कई जगह अलग अलग है, लेकिन 326 ही सही है एनसीईआरटी के थ्रू। दो क्वेश्चन और जो सिकंदर से पूछे जाते हैं कि इसका जल सेनापति कौन था, और आप तो ये बताइए कि इसके प्रिय घोड़ा का क्या नाम था। कमेंट करके ये बताइए कि प्रिय घोड़ा का क्या नाम था। जल सेनापति,
जल सेनापति का क्या नाम था, कमेंट करके बताइए। तो निर्याकस, निर्याकस इसका जल सेनापति था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। निर्याकस। प्रिय घोड़ा, प्रिय घोड़ा इसका क्या था, प्रिय घोड़े का मतलब क्या नाम था, तो बहुकेफला, बहुकेफला इसका प्रिय घोड़ा था। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।